तो यूपी के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का असंतोष प्रदर्शन देखने को मिला था। अब जिसको देखते हुए बीजेपी इन दिनों सदस्यता अभियान में जुटी हुई है। यूपी में पार्टी ने 2 करोड़ से भी ज्यादा सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। सदस्यता अभियान के बाद बीजेपी ने संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक प्रदेश की जिन लोकसभा सीटों पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, उन जिलों में के उप जिलाध्यक्ष भी बदले जाएंगे और ऐसे में प्रदेश में तकरीबन 50 जिले हैं और इसके अलावा 2 कार्यकाल पूरा करने वाले और शिकायत वाले जिला व महानगर अध्यक्ष भी इसमें बदले जाएंगे। पार्टी में मंडल से लेकर प्रदेश स्तर पर भी बड़े बदलाव होंगे। बीजेपी ने हालांकि संगठनात्मक दृष्टि से प्रदेश के 98 जिलों में तैनाती भी की है। पार्टी ने इन दिनों सदस्यता अभियान का पहला चरण भी शुरू कर दिया है और इसमें से 25 सितंबर तक साधारण सदस्य बनाए जाने हैं। अक्टूबर में सदस्यता अभियान का दूसरा चरण 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक चलेगा और इसमें सक्रिय सदस्य बनाने का अभियान भी चलेगा और साथ में दूसरा चरण खत्म होते ही पार्टी में संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बीजेपी में बदलाव भी चालू हो चुका है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी 64 से 33 सीटों पर आ गई थी, जिसकी वजह से अब केंद्र में बीजेपी अपने बल पर पूर्ण बहुमत नहीं जीत सकी और इसी वजह से अब बीजेपी बदलाव कर रही है। सम्मानित करने की योजना भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की नहीं है। आप पिछले 10 वर्षों में जिन लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, आप उनका पूरा असेसमेंट करोगे तो निश्चित रूप से जिनका समाज में योगदान है, जिन्होंने समाज के लिए काम किया, हम उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो व्यवस्था बनाई है उस नीतिगत आधार पर निर्णय होते हैं। काशीराम जी ने समाज के लिए बहुत योगदान किया है, लेकिन जैसी परिस्थिति सरकार को निर्णय करना होता है, उसके पैरामीटर होते हैं, उसी आधार पर निर्णय होते हैं। मैं आप सब लोगों के माध्यम से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अब जिलों में भी परिवर्तन करने की तैयारी में जुटी हुई है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी जिले के संगठन में भी परिवर्तन करने की तैयारी में जुटी है। आने वाले कुछ महीनों में बीजेपी 50 से अधिक जिला अध्यक्षों को हटा सकती है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण निकल कर सामने ये आ रहा है, हटाने के कारण उसमें कुछ ऐसे जिला अध्यक्ष है जहाँ पर बीजेपी तो उस तरीके से प्रदर्शन नहीं कर पाई जिस तरीके से उम्मीद जताई जा रही थी। तो कहीं ना कहीं आने वाले कुछ समय में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा और कुछ जिला अध्यक्ष ऐसे हैं जिनके कार्यकाल पूरे हो चुके हैं और आपको बता दें जो महानगर अध्यक्ष है वो भी हटाए जाएंगे और बीजेपी कहीं ना कहीं अब युवाओं के साथ साथ जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको भी अपनी टीम में जगह देगी। अब बीजेपी इन सब चीजों की तैयारी में जुटी हुई है और सबसे महत्वपूर्ण है आने वाले उपचुनाव में जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने उससे पहले ही जिला अध्यक्ष हटा दिए जाएंगे। कहीं ना कहीं नए लोगों को मौका दिया जाएगा और बीजेपी हर हाल में इन 10 सीटों पे होने वाले उपचुनाव पे ज्यादा से ज्यादा जीत का दावा कर रही है। तो अब देखना ये है कि बीजेपी कितनी सीटें जीती है उपचुनाव में, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं संगठन में इस बार परिवर्तन किया जाएगा और युवाओं के साथ साथ पुराने कार्यकर्ताओं को भी तरजीह दी जाएगी। प्रताप सिंह, डेली 24 भारत, लखनऊ। तो नोएडा में गणपति उत्सव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। सड़कों पर बप्पा की मूर्ति बनाने वालों के चेहरे पर मुस्कान दिख रही है। लगातार कुछ सालों से मूर्ति बेच रहे कलाकारों को साल के इस दिन का काफी इंतजार रहता है। मूर्ति बनाने वाले कलाकारों ने कहा कि हम ऑर्गेनिक रंगों का प्रयोग करते हैं, हमारी मूर्ति से पर्यावरण को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता है। पिछले साल के मुकाबले इस साल मूर्ति खरीद वालों में भी इजाफा हुआ है। कल से आस्था के अनुसार भक्त गणपति बप्पा को स्थापित करेंगे और फिर उनकी पूजा अर्चना होगी। इको फ्रेंडली गणेश जी को अपने घर पे स्थापित करेंगे। तो यही, क्योंकि जिस प्रकार अभी पर्यावरण के बारे में सभी लोग जागरूक हो गए, भारत के लोग, तो हम सभी उसी दिशा में हम चल रहे हैं। यहाँ पर किस तरह की मूर्तियाँ मिलती हैं? कुछ मैक्सिमम इको फ्रेंडली भी है और कुछ मिक्स भी है, लेकिन बहुत अच्छा है। यहाँ पे मार्केट बहुत अच्छा लगाया गया है। तो ये नोएडा में बहुत भव्य मार्केट लगा है। ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा साइन है कि हमें इजीली एक अच्छी मूर्ति हमें यहाँ पे मिल जा रही है। पहले से कम है या ज़्यादा है? कम भी है और जैसे आज को देख के चल रहे हैं तो ठीक है। मूर्ति बनाने में कितना समय लगता है? मूर्ति बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, जैसे 1 से 2 दिन पूरा बढ़िया फिक्स होने के लिए। कलर कौन सा यूज़ करते हैं इसके लिए? प्लास्टर पैन। अच्छा, इससे पर्यावरण का कोई नुकसान नहीं होता है? ऐसा कुछ। नोएडा में गणेश चतुर्थी के उत्सव को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। जहां कल पूरा देश इसको उत्सव को मनाएगा, वहीं नोएडा में देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर मार्केट लग चुकी है, मूर्तियों की मार्केट लग चुकी है। प्यारी प्यारी खूबसूरत यहाँ पर मूर्तियाँ लगी हुई हैं और मैं बता दूँ हर साल की तरह इस
इस बार भी जो मूर्ति कलाकार हैं उनके चेहरे पे मुस्कान आ गई है। यहाँ पर लोग जो विक्रेता हैं, जो मूर्ति के विक्रेता हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर मूर्ति खरीदने आ गए हैं। मूर्ति को देखा जा रहा है, चेक किया जा रहा है और क्या और मूर्ति को ले जा रहे हैं। यहाँ मैं दिखा दूँ कि गाड़ियों में मूर्तियों को लेकर अपने घर लेकर जा रहे हैं। सबसे मैं बता दूँ कि इनकी मूर्तियों की खास बात ये होती है कि सबसे पहले ये अपने घर की मिट्टी से इन मूर्तियों को बनाते हैं और मूर्ति को बनाकर इसको मार्केट में लाते हैं। मैं नोएडा से अरबाज खान, डेली 24 भारत। तो फर्रुखाबाद के मऊ दरवाजा क्षेत्र में परचून की दुकान पर काम कर रहे किशोर का शव नाले में पड़ा मिला। शव मिलने की सूचना पर इलाके में हड़कंप मच गया और देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ भी उमड़ पड़ी। कटरी धर्मपुर रोड और काशीरूपराम कॉलोनी तिराहे के पास शुक्रवार को यानी कि आज किशोर का शव पड़ा मिला था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं मृतक किशोर के पिता ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो नोएडा में डीएनडी पर लंबा जाम लगा रहा, सैकड़ों गाड़ियां जाम में फंसी रही। दिल्ली से सटे नोएडा में आने वाले डीएनडी पर अब लंबा जाम देखने को मिला है। सैकड़ों गाड़ियां जाम में फंसी रही। स्कूल और एम्बुलेंस भी इसमें फंसी हुई थी। नोएडा ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान कुछ समय के लिए यातायात को रोका गया था, जिसे यातायात पुलिसकर्मियों के द्वारा सुचारू रूप से लगातार संचालित भी किया जा रहा है। तो प्रयागराज के जिस मदरसे में जाली करेंसी छापने, आपत्तिजनक किताबों के मिलने और बच्चों का ब्रेन वॉश करने का मामला सामने आया, अब उसे लेकर कार्रवाई हो रही है। सिविल लाइंस पुलिस ने मदरसे के 3 अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। बैंकों से रुपए और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड भी मांगा गया है। पुलिस ने बैंकों से ये जानकारी भी मांगी है कि अकाउंट में पिछले साल कितने रुपए निकाले गए, कितने रुपए इसमें ट्रांसफर भी किए गए। फिलहाल मदरसे से जुड़े अन्य बैंक अकाउंट के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। डीसीपी सिटी दीपक भूकर के मुताबिक 3 बैंक अकाउंट का पता चला है। उन्हें फ्रीज कराकर बैंकों से आगे की जानकारी भी मांगी गई है। तो गाजियाबाद के थाना विजयनगर पुलिस टीम और स्वाट टीम के द्वारा डीसीपी द्वारा अपहरण की घटना का अनावरण करते हुए 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से फॉर्च्यूनर गाड़ी बरामद की गई। गाजियाबाद के थाना विजयनगर पुलिस के द्वारा डीसीपी सिटी के नेतृत्व में अपहरण की घटना का खुलासा किया गया, जिसमें 2 अभियुक्त को प्रयुक्त फॉर्च्यूनर सहित बरामद किया गया है। बता दें कि 5 तारीख को वादी के द्वारा शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर घटना के खुलासे के लिए टीम का गठन किया गया था। तत्काल कार्रवाई करते हुए आर्थिक प्रयास के बाद सर्विस लाइन की सहायता ली गई। पुलिस की पूछताछ के बाद अभियुक्त ने बताया कि अभियुक्त एक यूट्यूबर है, जिससे इसके लगभग 30 लाख सब्सक्राइबर भी हैं और इसी के द्वारा इंस्टाग्राम पर सोशल मीडिया के माध्यम से तिरंगा गेमिंग ऐप का प्रमोशन करता था। इसमें जो लीड मिली है वो ये जो अपहृत है एप्पल वॉच लगाता है, जिसमें एक लोकेशन ट्रैकर का भी सिस्टम रहता है। उससे इसकी लोकेशन ट्रैक हुई तो पाया गया कि ये मथुरा हाईवे पे जा रहा है और उसी आधार पे फिर पुलिस को सूचना करके इसको ट्रैक किया गया और इस तरह से इनको पकड़ा गया है। सर, क्या कुछ आपराधिक इतिहास से पकड़े गए? इसमें अभी जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं इन सबके आपराधिक इतिहास है। अगर आप देखेंगे तो जो सुरेंद्र गढ़ी बेरी फरा कराने वाला है, इसके ऊपर 5 मुकदमे पहले से पंजीकृत हैं। जो मनीष है, जो इसकी फॉर्च्यूनर गाड़ी यहाँ से चला के ले गया था, उसके ऊपर 6 गंभीर अभियोगों के अपराध दर्ज है। बाकी इनकी और भी जांच की जा रही है। इसमें जो और भी अभियुक्त है सबकी गिरफ्तारी बहुत तेजी से करने का प्रयास किया जा रहा है। सर, कुछ और आरोपी भी हैं जो अभी फरार बताए जा रहे हैं? हाँ, मैंने बताया इसमें कुल 6 आरोपी हैं, जिसमें 2 की गिरफ्तारी हुई है, 4 फरार है जिनकी गिरफ्तारी की जा रही है। तो झांसी में भाजपा सदस्यता अभियान की शुरुआत करने के लिए कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य आज झांसी पहुंची। वहां उन्होंने बीजेपी सदस्यता अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य 10 करोड़ सदस्य बनाने का है, जिसको लेकर यह अभियान भी चलाया जा रहा है। जब उससे यूपी में भेड़िए के आतंक पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के सिस्टम से ज्यादा चालाक भेड़िया है, जिसके चलते अभी तक ये पकड़ा नहीं गया, लेकिन सरकार संवेदनशील है, जल्द सभी भेड़िए पकड़े जाएंगे। थोड़े मानेंगे तो आरएसएस भी करेगी, गंभीरता से भी। ये तो देखिए, एक जाति जनगणना का एक मुद्दा बना लिया है। वैसे जाति जनगणना मेरे से पूछो तो हम और जातियों को विभक्त कर देंगे। हमें सबको सामूहिक रूप से मिलकर रहना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का भी यही है, सबका साथ सबका विकास, तो हम तो उसी को लेकर चल रहे हैं। मायावती जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आप हैं या नहीं? आप क्या कहेंगे उसमें?
देखिए, हर गरीब को पूरे अधिकार मिलने चाहिए, शिक्षा का अधिकार। मैं उनकी बात पे कोई कमेंट नहीं कर रही। मैं वही बता रही हूँ, एससी के अलावा और भी समाज के बच्चे गरीब हैं या जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए। सबको जीने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार सभी को मिलना चाहिए। नहीं, एससी कोटे पे गरीबी लेयर की आप पक्षधर हैं? मेरा कोई कमेंट नहीं है इस पर। तो वहीं हारस के चंदपा थाना क्षेत्र के भूस का नगला बाईपास पर मितई के पास रोडवेज की बस और फिर मैजिक गाड़ी में जोरदार टक्कर हो गई और इस हादसे में महिला, बच्चे समेत कुल 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और लगभग इसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें मौके पर ही दुर्घटना की सूचना पुलिस को दी गई। प्रशासनिक अधिकारी घायलों को लगातार जिला अस्पताल में पहुंचाते हुए दिखे। हालांकि गंभीर घायलों को डॉक्टर ने अलीगढ़ मेडिकल रेफर भी कर दिया है। सासनी थाना क्षेत्र के मुकुंद खेड़ा से दावत खाकर आगरा जिले के खंदौली के पास स्थित गांव सैमरा ये सभी जा रहे थे। दुर्घटना की सूचना पर हाथरस जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी पहुंचे। जिला अस्पताल घायलों का वहां पर वो सभी गए और इस दौरान उन्होंने सभी घायलों का हालचाल जाना और डॉक्टरों को जरूरी दिशा निर्देश भी उनके द्वारा जारी किए गए हैं। आपका? मेरा नाम ऑफिसर सिंह गुर्जर। कहाँ से आ रहे थे आप? मैं आगरा से आ रहा था। रोडवेज बस में बैठे हुए थे? क्या घटना घटी थी? रोडवेज उधर से आ रही थी, ये टेम्पो वाला उधर से आया, एकदम बस यहाँ कट मारा उसने एकदम। ड्राइवर ने ब्रेक दी, हम ब्रेक गाड़ी में हम भी गिर पड़े नीचे, ब्रेक दिए, ब्रेक फिर लगे ना गाड़ी ने, क्या हुआ उसके बाद ये घटना घट गई है। तो कितने लोगों के इंजर्ड हुए हैं इसमें? ये रोडवेज में तो ड्राइवर, कंडक्टर, एक सवारी आगे थी, उनको पता नहीं हमें, और जो टेम्पो वाले तो बहुत लोग इंजर्ड हुए, 15-20 साल। किसी की मौत की भी सूचना मिली है क्या? हाँ जी, बहुत, 2-4 बच्चों की मौत हुई, बच्चे महिलाएं मौत, 2-4 मरे ना, 15 कितने भी आदमी, तो बच्चे शामिल थे। आप बस में सफर कर रहे थे? नमस्कार, मैं हूं गौरव पचौरी और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। अभी हाथरस जिले के चंदवा क्षेत्र के मीते के पास एक दुर्घटना हुई है। जो दुर्घटना में सरकारी जनरल बस और मैजिक लोडर जो गाड़ी होती है उसमें आमने सामने भिड़ंत हुई है। वहीं करीब बच्चों सहित 15 लोगों की मौत हो चुकी है और वहां पर अभी मौके की स्थिति में जिलाधिकारी आशीष कुमार और पुलिस अधीक्षक निपुण अकबर मौके पहुंच चुके हैं। घायलों का वो हालचाल जा रहे हैं और कई घायलों को उन्होंने अलीगढ़ मेडिकल रेफर कराया है। करीब 15 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। करीब 15 लोग जो वहां बच्चों सहित बताया गया कि 15 लोगों की मौत हो चुकी है। हाथरस से डेली 24 भारत से गौरव पचौरी की रिपोर्ट। लेकर डाकपाल मान सिंह फरार हो गया था। डाक अधीक्षक ने 3 अफसर की टीम बनाकर मामले की जांच करवाई तो रानीगंज के बासी डाकघर के डाकपाल की करतूत का पर्दाफाश हो गया। टीम की जांच में 22,70,000 का गबन का मामला सामने आया। रानीगंज के बासी उप डाक में ये तैनात है डाकपाल मान सिंह। थाना रानीगंज के अंतर्गत ग्राम बासी में स्थित पोस्ट ऑफिस की शाखा में तैनात डाकपाल के द्वारा कुछ अनुचित तरीके से कार्य किया गया था। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक डाकघर पट्टी के द्वारा तहरीर प्राप्त हुई कि डाकपाल के द्वारा अनुचित तरीके से लेन देन किया गया, जिसमें लगभग 22,70,747 रुपये का गबन हुआ है तथा जो सरकारी दस्तावेज हैं वो कुछ अनुपस्थित पाए गए हैं। सरकारी मोहर का दुरुपयोग किया गया है। इस संबंध में जो तहरीर प्राप्त हुई उसके आधार पर थाना रानीगंज में अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसका मुकदमा अपराध संख्या 313/24 है तथा BNS की धारा 316(5) में ये अभियोग पंजीकृत किया गया है और अभियोग दर्ज करने के पश्चात इस पर समुचित कार्रवाई की जा रही है।